हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा राजवंशी 12th क्लास की आज की हमारी इस इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत करती हूं। तो बच्चों, हम विस्तास बुक का चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, शुड विजार्ड हेट मॉमी। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, Who is Jo? How does she respond to her father's story telling? तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमने स्टोरी में कैरेक्टर पढ़ा है जो। तो जो कौन थी और जो उसके फादर उसे स्टोरी सुनाया करते थे, तो स्टोरी टेलिंग पे वो किस तरह से रेस्पॉन्ड करती थी, किस तरह से वो अपना रिएक्शन शो करती थी जब उसके फादर उसे स्टोरी सुनाया करते थे। आंसर, जो इज जैक्स 4-year-old डॉटर। तो बच्चों जो कौन है, जो जैक की 4 साल की बेटी है। She loves to listen to stories और उसे स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। जैक टेल्स हर स्टोरीज विच ही क्रिएट्स हिमसेल्फ। और जो उसके फादर हैं जैक, वो उसे स्टोरी सुनाते हैं वे स्टोरी जिन्हें वो खुद ही क्रिएट करते हैं। तो अपने मन से बना के, खुद ही बना के वो स्टोरी सुनाया करते थे। शी इंजॉयज दिस स्टोरीज। और जो कोई स्टोरीज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, बहुत इंजॉय वो किया करती थी इन स्टोरीज को सुन के। शी टेक्स कीन इंटरेस्ट इन देम। और जिस समय जैक स्टोरी सुनाया करते थे, तो सुनते समय वो स्टोरी में बहुत गहरी रुचि लिया करती थी, पूरे इंटरेस्ट के साथ वो स्टोरी सुना करती थी। शी इवन सजेस्ट द वे द स्टोरी शुड हैव बीन। और यहाँ तक कि वो ये भी सजेस्ट किया करती थी कि अब स्टोरी को किस तरह मूव होना चाहिए, अब क्या टर्न आना चाहिए, अब स्टोरी में आगे क्या होना चाहिए, ये भी वो सजेस्ट किया करती थी। शी सजेस्ट दैट द विजर्ड शुड हैव हिट रॉजर स्कंक्स मदर विथ हिज मैजिक वॉन्ड। और जब जैक ने स्टोरी सुनाई थी रॉजर स्कंक की, जिसमें रॉजर स्कंक की मम्मी जो है वो जाके विजर्ड को हिट कर देती हैं, तो ये सुन के जो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तो ये सुनने के बाद जो ने सजेस्ट किया था कि आगे क्या होना चाहिए, अब आके विजर्ड को रॉजर स्कंक की मम्मी को हिट करना चाहिए अपने मैजिक वॉन्ड का यूज करके। हर एक्सप्रेशंस मेक इट क्लियर दैट शी टेक्स स्टोरीज टू बी ट्रू। और स्टोरी सुनते समय वो जो एक्सप्रेशंस बनाती थी अपने फेस के साथ, वो जैसे जैसे एक्सप्रेशन शो करती थी, वो देख के हम कह सकते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल क्लियर था कि वो स्टोरी को बिल्कुल सच माना करती थी। यानी कि जब जैक सुनाते थे कि अब वो रॉजर स्कंक बहुत रो रहा था, बहुत दुखी था, तो उसका भी फेस बिल्कुल वैसा हो जाता था, वो भी बिल्कुल दुखी हो जाती थी, अपसेट हो जाती थी, तो अपने फेस पे बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेशन ले आती थी जैसा स्टोरी में हो रहा था। तो ये सब देख के हम कह सकते हैं कि उसको कितनी गहरी रुचि थी और इन स्टोरीज को वो बिल्कुल सच माना करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पॉसिबल प्लॉट लाइन कुड द स्टोरी कंटिन्यू विथ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैक ने जो स्टोरी सुनाई थी रॉजर स्कंक की, तो जैक ने स्टोरी जिस तरह से सुनाई थी उसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है, और क्या दूसरा पॉसिबल प्लॉट हो सकता है जिस प्लॉट पे ये स्टोरी आगे मूव हो सकती है। यानी कि स्टोरी को जिस तरह से जैक ने एंड किया था, उस एंडिंग के अलावा क्या दूसरा एक पॉसिबल प्लॉट है जिस प्लॉट पे स्टोरी आगे मूव हो सकती है। आंसर, द स्टोरी ऑफ रॉजर स्कंक कुड कंटिन्यू विथ अ डिफरेंट प्लॉट लाइन। तो जो एंडिंग जैक ने सुनाई थी उसके अलावा एक और पॉसिबल प्लॉट है जिसपे स्टोरी आगे बढ़ सकती है, आगे जाके एंड हो सकती है। इट कुड बी दैट व्हेन रॉजर स्कंक केम होम विद द स्मेल ऑफ रोजेज हिज मदर बिकेम हैप्पी। और वो दूसरा पॉसिबल प्लॉट क्या है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं कि आगे स्टोरी कैसे मूव करेगी। आपके मन में जो आता है आप उस हिसाब से इस आंसर को दे सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं हमने क्या लिखा है। तो स्टोरी ऐसे भी मूव कर सकती है कि जब रॉजर स्कंक फाइनली घर पहुंचा था, क्या लेके, रोजेस की स्मेल लेके, हिज मदर बिकेम हैप्पी। तो उसकी मदर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। शी आस्क्ड हिम हाउ इट हैपेंड। और उसने रॉजर स्कंक से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, तुम्हारी बैड स्मेल रोजेस की स्मेल में कैसे चेंज हो गई। देन ही स्मेल सो स्वीट। तो उसने पूछा कि तुम इतना स्वीट स्मेल कर रहे हो, ऐसा कैसे हो गया। रॉजर स्कंक टोल्ड हर दैट इट वाज द विजर्ड हु मेड हिम स्मेल लाइक रोजेस। तो रॉजर स्कंक अपनी मम्मी को बताए कि ऐसा विजर्ड के कारण हुआ है, विजर्ड ने ही उसकी स्मेल को चेंज कर दिया है, उसकी बैड स्मेल की जगह उसे रोजेस की स्वीट स्मेल दे दी है। शी वेंट विथ हिम टू द विजर्ड। तो ये सुन के उसकी मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी और उसके साथ वो विजर्ड के पास जाएंगी एंड थैंक्ड हिम। और विजर्ड को थैंक्स कहेंगी, धन्यवाद कहेंगी फॉर मेकिंग हर सन स्मेल लाइक रोजेस, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनका बेटा इतनी अच्छी स्मेल कर रहा था, रोजेस की स्मेल उसमें से आ रही
रही थी। तो ये प्लॉट भी हो सकता है, कहानी इस तरह से भी आगे मूव कर सकती है। और बच्चों इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई और प्लॉट है, कोई और टर्न है जिसके अकॉर्डिंग आप चाहते हैं कि स्टोरी हाँ ऐसे भी मूव कर सकती है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक वॉज जोज प्रॉब्लम। तो बच्चों स्टोरी पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है जो की प्रॉब्लम क्या थी, वो इतना अपसेट क्यों थी, वो इतने गुस्से में क्यों थी, क्या चीज़ थी जो कि जो को बॉदर कर रही थी, उसकी प्रॉब्लम क्या थी। आंसर, जो वॉज ए लिटिल गर्ल ऑफ 4। तो बच्चों जो एक छोटी सी 4 साल की बच्ची है, शी वॉज वेरी सेंसिटिव एंड हैड डेवलप्ड हर ऑन वे ऑफ थिंकिंग। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी कि बहुत इमोशनल है। वो जैसा स्टोरीज में होता है, जैसा अगर स्टोरी में कोई एनिमल हैप्पी है तो वो हैप्पी हो जाती थी, अगर स्टोरी का कोई एनिमल कोई कैरेक्टर दुखी है तो वो भी दुखी हो जाती थी। इतनी सेंसिटिव है वो। और इसके अलावा उसकी अपनी सोचने का एक तरीका है, उसका अपना वे ऑफ थिंकिंग है, अपना एक अलग नज़रिया है चीज़ों को देखने का। बीइंग अ लिटिल चाइल्ड शी कुड थिंक नथिंग बट अ हैप्पी एंडिंग टू द स्टोरी। अब बच्चों एक छोटी सी बच्ची है तो उसको बस यही लगता है कि सारी स्टोरीज एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होती हैं, स्टोरीज के लास्ट में सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए, सब लोग हैप्पी हो जाने चाहिए। शी डज नॉट लाइक द अनहैप्पी एंड ऑफ द स्टोरी। तो किसी भी स्टोरी का अनहैप्पी एंड उसे अच्छा नहीं लगता, उसे बस ये लगता है कि सभी स्टोरीज हैप्पीली एंड होनी चाहिए। जो कुड नॉट एक्सेप्ट स्कंक्स मदर स्टबर्नेस दैट इज हिटिंग द वेल विशर ऑफ हर सन रॉजर स्कंक। और जो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब जैक स्टोरी में ऐसा बताते हैं कि रॉजर स्कंक की मम्मी ने विजर्ड को हिट किया, तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करना रॉजर स्कंक की मम्मी का स्टबर्नेस था, उनकी जिद थी, अपनी जिद की वजह से उन्होंने ऐसा किया कि अपने बेटे के वेल विशर को उन्होंने हिट किया। यानी कि विजर्ड ने तो रॉजर स्कंक के लिए अच्छा काम किया था, वो तो रॉजर स्कंक का वेल विशर था, तो अपने बेटे के वेल विशर को हिट करना जो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। द विजर्ड शुड हिट दैट अनरीजनेबल मॉमी ऑन दी हेड। और जो ये चाहती थी कि अब विजर्ड वापस से उस मॉमी को हिट करे और वो भी सिर पे, और उसको लग रहा था कि उसकी मॉमी बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल है, यानी कि वो इस तरह से रिएक्ट कर रही हैं जैसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, कोई लॉजिक नहीं है उनकी बातों में, इस तरह से वो रिएक्ट कर रही हैं। इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ अ चाइल्ड्स इमेजिनेशन फेरीज एंड विजर्ड्स आर मोर रियल देन रियलिटी इटसेल्फ। तो बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी दुनिया कैसी होती है, वो एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ सब कुछ बिल्कुल इमेजिनेशन पे है, इमेजिनरी है, जहाँ पे फेरीज और जो विजर्ड्स होते हैं वो उन्हें ज़्यादा रियल लगते हैं, किसकी बजाय जो एक्चुअल रियलिटी है उसकी बजाय उन्हें फेरीज विजर्ड्स ज़्यादा रियल लगते हैं। She could not digest the harsh realities of life। तो जो भी इसी तरह से थी, उसे जो एक्चुअल रियलिटी होती है जो कि कैसी होती है, बहुत हार्श होती है, वो रियलिटी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, वो अपनी परियों की दुनिया में ही रहना चाहती थी। She did not like the rude mother who hit the benefactor of her own son। और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि रॉजर स्कंक की मम्मी कितनी रूड थी कि उन्होंने अपने ही बेटे की हेल्प करने वाले विजर्ड को हिट कर दिया था। तो उसकी प्रॉब्लम यही थी कि वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसकी मम्मी इतनी अनरीजनेबल कैसे हो सकती हैं। अगर रॉजर स्कंक कुछ चाहता है, उसने अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेके कुछ करा है और विजर्ड ने उसकी हेल्प करी है, तो उसकी मम्मी ऐसे रिएक्ट कैसे कर सकती है कि वो जाके विजर्ड को ही हिट कराई। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। इस बात को जो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, डाइजेस्ट नहीं कर पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोरल इशू दैट द स्टोरी रेजेस। तो बच्चों ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि इस चैप्टर में क्या टॉपिक उठाया गया है, किस मुद्दे पर इस चैप्टर में बात की गई है। तो कौन सा वो मोरल इशू है जिसको इस स्टोरी में उठाया गया है, जिसके बारे में इस स्टोरी में बात की गई है। आंसर, द स्टोरी रेजेस अ मोरल इशू। तो इस स्टोरी में पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं क्लियरली कि हाँ इस स्टोरी में एक मोरल इशू डिस्कस किया गया है। और वो मोरल इशू क्या है? शुड पेरेंट्स ऑलवेज डिसाइड व्हाट द चिल्ड्रन शुड डू और लेट द चिल्ड्रन डू व्हाट दे लाइक टू डू। तो बच्चों वो मोरल इशू क्या है कि क्या हमेशा पेरेंट्स को ही डिसाइड करना चाहिए कि बच्चों को क्या करना चाहिए, या फिर ये काम बच्चों पे छोड़ देना चाहिए कि जो वो चाहें वो करें। तो मोरल इशू ये है कि जो बच्चे हैं उनको पेरेंट्स के गाइडेंस में, पेरेंट्स के प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, या फिर बच्चों को फ्री छोड़ देना चाहिए, जो वो
वो करना चाहें उन्हें वो करने देना चाहिए। There is an evident contrast between an adult's perspective on life and the worldview of a little child। तो बच्चों, जो पेरेंट्स का नज़रिया होता है और जो बच्चों का नज़रिया होता है वो बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल कंट्रास्ट होता है, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जो बड़ों का पर्सपेक्टिव होता है, नज़रिया होता है, और जो छोटे बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। The parents should properly understand the children's feelings। और जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें अपने बच्चों की फीलिंग्स को समझना चाहिए। The children should also know that their parents are more experienced than them। इसी तरह से बच्चों को भी चाहिए कि वो इस चीज़ को समझें कि जो पेरेंट्स हैं वो उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, हर चीज़ के बारे में उन्हें ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एंड दे वुड डू एवरीथिंग ओनली इन देयर इंटरेस्ट। और बच्चों को इस बारे में बिल्कुल ट्रस्ट रखना चाहिए कि उनके पेरेंट जो भी करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, सिर्फ उनके इंटरेस्ट में लेंगे, जिसमें बच्चों का भला हो वही काम वो करेंगे। हमेशा बच्चों के लिए अच्छा ही पेरेंट्स करेंगे। द चिल्ड्रन शुड लर्न टू बी प्राउड ऑफ देयर नेचुरल क्वालिटीज़। इसके अलावा बच्चों में एक चीज़ और होनी चाहिए कि उनके जो ओरिजिनलिटी है, जो उनकी नेचुरल क्वालिटी है, उन क्वालिटीज़ को उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और उस पर प्राउड फील करना चाहिए। बोथ द पेरेंट्स एज वेल एज चिल्ड्रन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट द व्यू पॉइंट ऑफ द अदर साइड। तो जो पेरेंट्स होते हैं और जो बच्चे होते हैं, दोनों के जो पर्सपेक्टिव होते हैं, जो नज़रिए होते हैं, बहुत अलग होते हैं। तो ऐसे में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों के नज़रिए की रेस्पेक्ट करें और बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स पे पूरा विश्वास रखें, उनके नज़रिए से चीज़ों को देखें, उनके एक्सपीरियंस का, उनकी नॉलेज का वो यूज़ करें। तभी एक बैलेंस क्रिएट हो सकता है, तभी एक हैप्पीनेस हम आपस में ला सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा मोरल इशू है जो कि हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी आता है। बच्चों को लगता है पेरेंट्स हमारी बातें नहीं समझ पा रहे, पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे हमें नहीं समझ रहे। तो दोनों के नज़रिए में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो दोनों को एक दूसरे के नज़रिए की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड वाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जैक ने जो स्टोरी सुनाई थी उसकी एंडिंग, उसका क्लाइमैक्स जो को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तो जो क्या चाहती थी कि ये स्टोरी किस तरह से एंड हो और ये वाली एंडिंग वो क्यों चाहती थी। तो जो स्टोरी की कौन सी एंडिंग चाहती थी और ऐसा वो क्यों चाहती थी। आंसर, जो wants the story to end in a different way than what her father told। तो जो को जैक ने जो स्टोरी सुनाई थी उसकी एंडिंग, जो जैक ने सुनाई थी, जो उसकी एंडिंग वैसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि स्टोरी एक अलग तरीके से एंड हो। शी wants that the wizard should hit Roger Skunk mommy in the end। और जो चाहती थी कि एंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि लास्ट में विजर्ड जो है वो रॉजर स्कंक की मॉमी को वापस हिट करे। शी wants this for she takes that mommy to be stupid who made her son smell bad again। और ऐसा वो इसलिए चाहती थी कि उसको लगता था कि मॉमी बिल्कुल स्टूपिड है, उन्होंने बिल्कुल गलत किया कि जाके विजर्ड को हिट कर दिया और फिर से रॉजर स्कंक को उसकी बैड स्मेल दे दी। तो ये बात उसे अच्छी नहीं लग रही थी, ऐसा करना उसे बिल्कुल स्टूपिड लग रहा था। इसलिए वो चाहती थी कि एंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि विजर्ड वापस उसकी मॉमी को हिट करे और वो रॉजर स्कंक को वही रोजेस की स्मेल में ही रहने दे। शी wants that mother skunk should be punished for her wrong decision। तो वे चाहती थी कि रॉजर स्कंक की मॉमी ने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल गलत है और जो उन्होंने विजर्ड को हिट किया है वो भी गलत है और इस चीज़ की उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। शी कंसिडर्स रॉजर स्कंक टू बी द हीरो ऑफ द स्टोरी। और उसके लिए इस स्टोरी का हीरो तो रॉजर स्कंक ही था। इन हर चाइल्डिश वर्ल्ड देयर इज नो प्लेस फॉर अगलीनेस एंड फाउल स्मेल, सो हर हीरो कैन नेवर बी स्टिंकी। अब बच्चों, वो एक बहुत छोटी सी बच्ची है, तो बच्चों की जो दुनिया होती है उसमें जो उसका हीरो था रॉजर स्कंक, उसके लिए बिल्कुल अगली स्मेल या फाउल स्मेल वो नहीं देख सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि जो उसकी स्टोरी का हीरो है वो स्टिंकी हो, वो बदबूदार हो। ये उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी मम्मी ने फिर से उसको वही बैड स्मेल दे दी, ये चीज़ उसे अच्छी नहीं लग रही थी। दैट्स वाई शी आस्क्ड हर फादर टू रिपीट द स्टोरी द नेक्स्ट डे द वे शी वांट्स।
तो यही एंडिंग वो चाहती थी। लेकिन जब जैक ने ये एंडिंग नहीं मानी तो फिर वो अपने फादर से कहती है कि ठीक है, आज आपने अपने अकॉर्डिंग स्टोरी एंड कर दी, लेकिन कल आप मुझे फिर से स्टोरी सुनाओगे और उस स्टोरी को आप वैसे एंड करोगे जैसे मैं कह रही हूँ। तो जिस तरीके से वो चाहती थी, वो एंडिंग वो चाहती थी कि उसके फादर नेक्स्ट डे उसे सुनाए। नेक्स्ट डे वो बताएं कि स्टोरी में ऐसा हुआ कि विज़र्ड ने वापस रोजर स्कंक की मम्मी को सिर पर हिट कर दिया अपने मैजिक वॉन्ड का यूज़ करके। Why does Jack insist that it was the wizard that was hit and not the mommy? तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैक ने अपने अकॉर्डिंग एक स्टोरी सुनाई और अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उन्होंने उसका एंड, उसका क्लाइमैक्स बताया, लेकिन वो क्लाइमैक्स जो को पसंद नहीं आया था। जो ने बार बार कहा कि नहीं, आप इसकी एंडिंग चेंज कर दो, एंडिंग में आप ये कह दो कि विज़र्ड ने मम्मी को वापस हिट किया। लेकिन जैक बिल्कुल नहीं मानता है, वो बहुत जोर दे के मना कर देता है कि नहीं, ऐसी एंडिंग नहीं हो सकती। तो हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि जो इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रहा था, वो इस बात पे क्यों अड़ा हुआ था कि ऐसी एंडिंग हो ही नहीं सकती, जिस स्टोरी के एंड में मदर को हिट किया जाए, ऐसी एंडिंग नहीं हो सकती। तो इस बात पे बार बार इतना जोर क्यों दे रहा था कि सब विज़र्ड को ही हिट किया गया था, मदर को हिट नहीं किया गया, इतना ज़्यादा जोर वो इस बात पे क्यों दे रहा था। आंसर, जैक हिमसेल्फ इज़ अ फादर। तो बच्चों इसका सिंपल सा आंसर है कि जैक जो है वो खुद भी एक फादर है। तो बच्चों ये जो जोक का रिएक्शन था कि रोजर स्कंक की मम्मी को वापस हिट करना चाहिए था, ये रिएक्शन क्या शो करता है? जो को ये बात अजीब लग रही थी कि मदर इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस क्यों कर रही है रोजर स्कंक की लाइफ पे। अगर रोजर स्कंक हैप्पी है, वो अपनी बैड स्मेल नहीं चाहता था, तो मम्मी ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि फिर से उसे बैड स्मेल दे दी? तो ये एटीट्यूड क्या शो करता है कि चाइल्ड के ऊपर पेरेंट्स का कंट्रोल जो था वो जो को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जो जैक है वो खुद भी एक फादर है, एक पेरेंट है, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो को समझाना चाहते थे। तो क्योंकि वो खुद भी एक फादर थे, ही रिप्रेजेंट्स द क्लास ऑफ पेरेंट्स। और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? वो एक पेरेंट क्लास को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। ही थिंक्स दैट पेरेंट्स ऑलवेज डू व्हाट इज बेस्ट इन देयर चिल्ड्रंस इंटरेस्ट। और वो ये बात अच्छे से समझते थे कि पेरेंट्स हमेशा वही करते हैं जो कि उनके बच्चों के लिए बेस्ट होता है, जो उनके बच्चों के इंटरेस्ट में होता है, वही काम हमेशा पेरेंट्स करते हैं। ही सीम्स टू बी ऑफ द व्यू दैट पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट एंड चिल्ड्रन शुड गो विद देयर डिसीजन। और जैक का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा था, जैक को ऐसा लगता था कि पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं, वो जो भी डिसीजन लेते हैं हमेशा सही होता है और बच्चों को हमेशा पेरेंट्स के डिसीजन को ही फॉलो करना चाहिए। Besides, he wants his daughter to know that keeping one's originality is very important। और इसके अलावा सेकंड रीज़न क्या था? वो अपनी बच्ची जो को समझाना चाहते थे कि हर एक का अपना एक नेचुरल व्यू होता है, एक नेचुरल तरीके से हर एक इंसान, हर एक क्रिएचर दिखाई देता है। तो अपना जो एक नेचुरल रूप है, अपनी जो ओरिजिनलिटी है, वो ओरिजिनलिटी एक इंसान को हमेशा रखनी चाहिए। ये कितना इम्पॉर्टेंट है, ये बात वो जो को समझाना चाहते थे। So he defends the mother who hit the wizard and made her son smell originally again। इसीलिए वो रोजर स्कंक की मम्मी को इतना डिफेंड कर रहे थे जिन्होंने विज़र्ड को हिट कर दिया था और विज़र्ड को फोर्स किया था कि वो फिर से रोजर स्कंक को उसकी ओरिजिनल स्मेल दे दे। तो वो जो को बच्चों समझाना चाहते थे कि स्कंक की स्मेल जो होती है ओरिजिनल स्मेल, वही ओरिजिनल नेचुरल स्मेल उसमें होनी चाहिए। रोजेस की स्मेल रोजेस की होती है, तो रोजेस की स्मेल स्कंक नहीं रख सकते। स्कंक की अपनी एक स्मेल होती है, अपनी एक ओरिजिनल एक नेचुरल स्मेल होती है। तो हर एक इंसान में अपनी कुछ ओरिजिनलिटी होती है, तो वही ओरिजिनलिटी एक इंसान को रखनी चाहिए और उस पर प्राउड करना चाहिए। ये बात वो जो को समझाना चाहते थे। ही इंसिस्टेड ऑन दिस एंडिंग to emphasize the concern of the parents for children and their role in bringing them up on the proper lines। तो उन्होंने जो अपनी स्टोरी को एंड किया था, उसी एंड पे वो इतने ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे। क्यों? इस कंसर्न को एम्फेसाइज करने के लिए कि जो पेरेंट्स होते हैं उनका कितना बड़ा रोल होता है बच्चों के ब्रिंगिंग में, बच्चों के बड़े होने में। बच्चे किस तरह से बड़े होते हैं, वो आगे जाके उनका क्या नज़रिया होता है, इसमें पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल होता है। और पेरेंट्स ही अपने बच्चों को प्रॉपर लाइन में सही तरीके से बड़ा करते हैं। यही जैक जो थे समझते थे और इसीलिए वो इतने ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं,
नहीं, मम्मी ने जो किया सही किया, विज़र्ड वापस मम्मी को हिट नहीं करेगा। तो बच्चों वो जो को समझाना चाहते थे कि नहीं, जो मम्मी थी वो जानती थी कि रोजर स्कंक के लिए क्या सही है, तो उनका डिसीजन बिल्कुल सही था। और सेकंड वो ये भी समझाना चाहते थे कि हर किसी की अपनी एक ओरिजिनलिटी होती है और उस ओरिजिनलिटी पे हर किसी को प्राउड करना चाहिए, उसको चेंज नहीं कर देना चाहिए किसी दूसरी अच्छी चीज़ से, बल्कि अपनी ओरिजिनलिटी को अच्छा समझना चाहिए और उसी को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। इसीलिए वो कहानी की एंडिंग जो के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, इतना ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, मम्मी को वापस हिट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What makes Jack feel caught in an ugly middle position? तो बच्चों चैप्टर में हमने पढ़ा था एंड में कि जैक क्या फील करते हैं कि वो एक अगले मिडिल पोजीशन में फंस चुके हैं। तो ऐसा वो क्यों फील करते हैं, किस वजह से वो इस तरह से फील करते हैं? आंसर, Jack feels that he has been caught in an ugly middle position physically, emotionally as well as mentally। तो बच्चों जैक फील करते हैं कि वो एक अगली मिडिल पोजीशन में फंस चुके हैं। और वो कैसे फंसे थे? वो फिजिकली भी फंस चुके थे, इमोशनली भी फंस चुके थे और मेंटली भी वो अपने आप को कॉट पाते हैं एक अगली मिडिल पोजीशन में। He finds himself caught in a woodwork, a cage of moldings and rails and baseboards that was half old tan and half new ivory। तो फिजिकली तो वो कैसे फंसे हुए थे? जब वो नीचे आते हैं स्टोरी सुनाने के बाद तो वो क्या पाते हैं कि लिविंग रूम में क्लेयर पेंट कर रही है सारा फर्नीचर, तो चारों तरफ सारा फर्नीचर फैला पड़ा था। तो अपने आप को वो उस फर्नीचर के बीच में फंसा हुआ पाते हैं। वो फर्नीचर जहाँ पे केज ऑफ मोल्डिंग्स भी था, रेल्स भी थे, बेसबोर्ड्स भी थे, और वो फर्नीचर जिसपे आधे फर्नीचर पे तो पुराना टैन कलर हुआ था और आधे फर्नीचर पे नया आइवरी कलर हुआ था। तो उन सारे फर्नीचर्स के बीच में वो अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं फिजिकली। जैक फेसेस 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू। इसके अलावा मेंटली उनके माइंड में क्या चल रहा था? अब उनके सामने 2 पॉइंट ऑफ व्यू थे, 2 डिफरेंट विचार थे। वन इज ऑफ हिज ऑन दैट रिप्रेजेंट्स ओल्डर जनरेशन। पहला विचार तो उनका खुद का था जो रिप्रेजेंट करता था पुरानी जनरेशन को। ही इज ऑफ द व्यू दैट वन मस्ट कीप वंस ओरिजिनलिटी। और उनके अकॉर्डिंग हर किसी को अपनी ओरिजिनलिटी अपने पास रखनी चाहिए। वी मस्ट बी हैप्पी विद द वे वी हैव बीन मेड बाय गॉड। और उन्हें लगता था कि गॉड ने हर किसी को अलग तरीके से बनाया है, हर किसी को अलग साइज, अलग शेप, अलग कलर, अलग स्मेल के साथ बनाया है। तो जो ओरिजिनलिटी गॉड ने हमें दी है वही ओरिजिनलिटी हमें हमेशा रखनी चाहिए। Other point of view is of his 4-year-old daughter that represents children's thinking। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू किसका था? उनकी 4 साल की बेटी जो का था, और वो रिप्रेजेंट करता है किसे? बच्चों की सोच को, कि बच्चे किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, क्या सोचते हैं। She wants all ugliness and sorrow feelings to go। और बच्चे क्या चाहते हैं? वो किसी भी तरह की अगलीनेस नहीं चाहते, वो हर चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट चाहते हैं, परफेक्टली ब्यूटीफुल वो हर चीज़ को चाहते हैं। वो किसी तरह का सोरो नहीं देख सकते, किसी तरह की अगलीनेस वो नहीं देख सकते। वो हर चीज़ को बिल्कुल हैप्पीली देखना चाहते हैं और इन अ ब्यूटीफुल वे वो देखना चाहते हैं। टू जैक अगलीनेस इज़ अ पार्ट ऑफ रियलिटी। लेकिन जैक को पता था कि जिस तरह से ब्यूटीफुल होना हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरह से अगलीनेस भी हमारी एक रियलिटी का ही पार्ट है। हर चीज़ हमेशा हैप्पी नहीं हो सकती, हमेशा ब्यूटीफुल नहीं हो सकती, ये पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं। कोई चीज़ अगर ब्यूटीफुल है तो वो कभी अगली भी थी, अगर कोई हैप्पी है तो कभी वो सैड भी था। बट इन हिज डॉटर्स वर्ल्ड ब्यूटी इज़ द ओनली रियलिटी। लेकिन जो बच्चों की दुनिया होती है उसमें ब्यूटी ही एकलौती रियलिटी होती है। दैट्स वाई हिज डॉटर वॉन्ट्स हिम टू चेंज द एंड ऑफ द स्टोरी वाइल ही हिमसेल्फ वॉन्ट्स द एंड ऑफ द स्टोरी एज इट इज़। और यही रीज़न था कि जो चाहती थी कि जैक अपनी स्टोरी का एंड चेंज कर ले, जो क्लाइमैक्स है वो चेंज कर ले। लेकिन जैक खुद क्या चाहता था कि स्टोरी वैसे ही एंड हो जैसी उन्होंने सुनाई है। तो जैक के अकॉर्डिंग वही परफेक्ट एंडिंग थी स्टोरी की। लेकिन जो चाहती थी कि नहीं, स्टोरी ऐसे एंड नहीं होनी चाहिए, मॉमी ने गलत किया, मॉमी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। दस ही फाइंड्स हिमसेल्फ कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन बिटवीन रियलिटी एंड फैंसी। तो इसीलिए वो अपने आप को एक मिडिल पोजीशन में फंसा हुआ पा रहा था, जहाँ एक तरफ रियलिटी थी और दूसरी तरफ एक फैंसी वर्ल्ड था, एक इमेजिनरी वर्ल्ड था। तो इस तरह से वो फिजिकली भी फंसा हुआ था सारे फर्नीचर के बीच में,
मेंटली उसके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही थी, इसीलिए उसे लगा कि वो अगली मिडिल पोजीशन में फंस चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर इंस्टांस रिगार्डिंग द टू एंडिंग्स ऑफ द रॉजर स्कंक स्टोरी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो स्टोरी जैक ने सुनाई थी रॉजर स्कंक की, उसकी दो एंडिंग हमने पढ़ी। एक एंडिंग वो थी जो कि जैक के अकॉर्डिंग था। जैक ने क्या एंडिंग की थी कि विजर्ड ने फाइनली वापस रॉजर स्कंक को पुरानी स्मेल दे दी थी, लेकिन वो स्मेल पाके अब रॉजर स्कंक इतना परेशान नहीं था, बाकी एनिमल्स भी उसको उसी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और दूसरी एंडिंग थी जो कि किसने सुनाई थी, उसकी 4 साल की बेटी जो ने सुनाई थी, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, विजर्ड जो है वो मॉमी को वापस हिट कर देता है और रॉजर स्कंक को वो रोजेस की स्मेल में ही रहने देता है। तो हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि ये जो दो एंडिंग हमने पढ़ी हैं इस चैप्टर में, उन दोनों एंडिंग को पढ़ने के बाद आपका इंस्टेंस क्या है, आप किस एंडिंग के साथ है, आपको क्या लगता है कौन सी एंडिंग ज़्यादा सही है। तो बच्चों इसका आंसर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आपको अगर जो की एंडिंग अच्छी लग रही है आप वो लिख सकते हैं, लेकिन आपको उसके रीजंस देने हैं कि आपको जो की एंडिंग क्यों अच्छी लगी। अगर आपको जैक की एंडिंग अच्छी लग रही है, जैक की एंडिंग सही लग रही है, तो आपको वो बताना है और उसके रीजंस हमें देने हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने आंसर को जस्टिफाई करते हुए अपना आंसर आप लिख सकते हैं। तो देखते हैं हम आंसर। रॉजर स्कंक स्टोरी हैज़ टू एंडिंग्स। तो रॉजर स्कंक की जो स्टोरी थी उसकी दो एंडिंग हमने पढ़ी है चैप्टर में। वन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ लिटिल गर्ल, पहली एंडिंग थी एक छोटी बच्ची के नज़रिए से जो, जिसका नाम है जो, एंड अनदर फ्रॉम हर फादर जैक, और दूसरी एंडिंग थी उसके फादर जैक के नज़रिए से। टू जो, ब्यूटी इज़ द ओनली रियलिटी। जो को क्या लगता था कि इकलौती रियलिटी इस दुनिया में क्या है, ब्यूटी, हर चीज़ को सिर्फ ब्यूटीफुल होना चाहिए। शी वॉन्ट्स स्कंक्स मदर टू बी पनिश्ड फॉर मेकिंग हिम स्मेल बैड अगेन, और वो चाहती थी कि रॉजर स्कंक की मम्मी को पनिश किया जाए क्योंकि उन्होंने फिर से रॉजर स्कंक को पुरानी वाली बैड स्मेल दे दी थी। बट टू जैक द मदर्स डिसीजन इज राइट, लेकिन जैक को लगता था कि मदर का डिसीजन बिल्कुल सही है। आई थिंक जैक्स एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज मोर अप्रोप्रिएट, और हमें लगता है कि जो जैक ने स्टोरी सुनाई थी, जिस तरह से जैक ने इसका क्लाइमैक्स बताया था, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, वो ज़्यादा सही है बजाय जो की एंडिंग से। इन दिस एंडिंग रॉजर स्कंक इज मेड टू स्मेल बैड अगेन, और जैक की ने जो स्टोरी सुनाई थी उसकी एंडिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, लास्ट में रॉजर स्कंक को फिर से पुरानी स्मेल मिल जाती है। अदर एनिमल्स इवेंचुअली गेट हैबिचुअल टू दिस स्मेल ऑफ हिम, लेकिन अब बाकी एनिमल्स भागते नहीं हैं, उसके साथ वो अभी भी खेलते हैं, और फाइनली वो समझ जाते हैं कि रॉजर स्कंक में से ऐसी ही स्मेल आएगी, और फाइनली वो रॉजर स्कंक को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन्हें भी हैबिट हो जाती है। नाउ दे डू नॉट रन अवे फ्रॉम हिम, और अब वो उसके आने से भागते नहीं हैं, उससे चिढ़ाते नहीं हैं, बल्कि उसके साथ खेलते हैं, उसको उसी तरीके से वो एक्सेप्ट करते हैं। दिस एंडिंग मेक्स स्कंक कीप हिज ओरिजिनलिटी, और इस एंडिंग से क्या होता है, रॉजर स्कंक अपनी ओरिजिनलिटी में ही रहता है, जिस तरह से स्कंक होते हैं, जैसी स्मेल स्कंक्स में से आती है, रॉजर स्कंक भी अपनी ओरिजिनल स्मेल को अपने पास रखता है। इन माय ओपिनियन पेरेंट्स ऑलवेज टेक डिसीजन इन फेवर ऑफ देयर चिल्ड्रन, और हमारा ओपिनियन यही है कि पेरेंट्स हमेशा वही डिसीजन लेते हैं जो उनके बच्चों के फेवर में होता है, जो उनके बच्चों के लिए सही होता है। हेंस मदर स्कंक डज द सेम थिंग, और इसीलिए मदर स्कंक ने भी वैसा ही किया जो रॉजर स्कंक के लिए बेस्ट था, सही था, वही डिसीजन मदर स्कंक ने लिया था। इट टीचेस चिल्ड्रन टू अबाइड बाय देयर पेरेंट्स डिसीजन, और ये एंडिंग हमें ये भी बताती है कि हमें हमेशा अपने पेरेंट्स के डिसीजन को सपोर्ट करना चाहिए, उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। पेरेंट जो भी डिसीजन लेंगे हमारे फेवर में ही होगा, हमें उस समय शायद वो नहीं समझ में आए, हमें शायद लगे वो गलत है, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या प्रूव होगा कि वो हमारे लिए ही बना था, हमारे लिए वो बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज एन एडल्ट पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए चाइल्ड। तो बच्चों स्टोरी में हमने पढ़ा है जैक और जो का बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव था, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था चीज़ों को देखने का, और जैक और जो बच्चों यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, जैक रिप्रेजेंट करता है सारे पेरेंट्स फैमिली को, और जो रिप्रेजेंट करती है बच्चों की कम्युनिटी को। तो हमारा क्वेश्चन है कि जो बड़ों का पर्सपेक्टिव होता है, बड़ों का नज़रिया होता है, और जो बच्चों का नज़रिया होता है
है, ये दोनों नज़रिए इतने ज़्यादा अलग क्यों होते हैं? बच्चे चीज़ों को जिस तरह से देखते हैं और जिस तरह से बड़े चीज़ों को देखते हैं, तो दोनों का नज़रिया इतना डिफरेंट आपस में क्यों होता है? आंसर, an adult's perspective on life is different from that of a child's because of the difference between their respective experiences and exposure to the world around them। तो जो बेसिक रीज़न है कि इतना ज़्यादा पर्सपेक्टिव डिफरेंट क्यों होता है बड़ों का और बच्चों का, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि उन दोनों के जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो बड़ों का एक्सपीरियंस है और जो बच्चों का एक्सपीरियंस है, और इसके अलावा उन्होंने इस दुनिया को कितना देखा है, जो उनको कितना एक्सपोजर मिला है, कितना जाना है उन्होंने इस दुनिया के बारे में, उसमें जो डिफरेंस है वही डिफरेंस रीज़न है उनके नज़रिए में डिफरेंस होने का। यानी कि बड़ों को इस दुनिया के बारे में ज़्यादा पता है, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, बच्चे अभी तक इतना नहीं जानते, वो बहुत ही एक लिमिटेड लोगों से मिले हैं, लिमिटेड टाइम उन्होंने यहाँ बिताया है, तो उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिला है जितना कि बड़ों को मिलता है, और यही रीज़न है कि दोनों का नज़रिया बिल्कुल अलग होता है। An adult comes across all sorts of experiences, good or bad, pleasant or unpleasant, happy or sad, encouraging or discouraging। तो जो बड़े होते हैं उनको अपनी लाइफ में हर तरह का एक्सपीरियंस मिल चुका होता है, हर तरह का एक्सपीरियंस वो अपनी लाइफ में देख चुके होते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, चाहे वो प्लेजेंट हो अनप्लेजेंट हो, चाहे वो हैप्पी हो सैड हो, चाहे वो एनकरेज करने वाला हो या फिर डिस्करेज करने वाला हो। तो जब हम बड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, हमारा एक्सपोजर बढ़ता जाता है, हम डिफरेंट जगह पे जाते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, हर किसी का नज़रिया, हर किसी को हम जानते हैं, उतना ही एक्सपीरियंस हमारा बढ़ता जाता है। The child lives a sheltered life under the protection and love of his parents। लेकिन बच्चे कैसे होते हैं? बच्चों की लाइफ बिल्कुल शेल्टर्ड होती है। शेल्टर्ड यानी एक प्रोटेक्टिव लाइफ होती है, वो हर समय अपने पेरेंट्स के शेल्टर में रहते हैं और अपने पेरेंट्स की प्रोटेक्शन और लव में वो रहते हैं। तो पेरेंट्स तो हर तरह का एक्सपीरियंस लेते हैं, वो हैप्पी भी होते हैं, सैड भी होते हैं, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को कभी सैड नहीं होने देते। अपने बच्चों को वो एक ऐसी लाइफ देते हैं जहाँ सिर्फ लव है, अफेक्शन है, केयर है। तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि हार्ड रियलिटी लाइफ में की एक्चुअल रियलिटी क्या होती है। तो बच्चे हमेशा एक शेल्टर्ड लाइफ जीते हैं, हमेशा अपने बड़ों के प्रोटेक्शन में वो रहते हैं। इन देयर रोजी ड्रीम वर्ल्ड ऑफ फेरीज एंड विजर्ड नथिंग गुड इज इम्पॉसिबल फॉर देयर फेवरेट कैरेक्टर्स। और वो एक सपनों की दुनिया में रहते हैं जहाँ फेरीज होते हैं, विजर्ड्स उनके लिए रियल होते हैं, और ऐसे दुनिया में उनको लगता है जो उनके जो फेवरेट कैरेक्टर हैं उनके लिए कुछ भी अच्छा होना इम्पॉसिबल नहीं है। अगर उनके लिए कुछ अच्छा वो चाहते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, हर चीज़ पॉसिबल है, कुछ भी अच्छा इनके साथ हो सकता है। एडल्ट्स हैव टू फेस द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ टू कीप थिंग्स गोइंग। लेकिन जो बड़े होते हैं वो इस तरह से नहीं सोच सकते, उन्हें हर रियलिटी को एक्सेप्ट करना होता है, जीवन की हर सच्चाई वो जानते हैं और उसे वो एक्सेप्ट करते हैं। They know life does not always end with a happy note। और वो जानते हैं कि लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस हो ऐसा नहीं हो सकता, हर चीज़ एक हैप्पी एंडिंग से एंड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। To them beauty as well as ugliness both are part of life। और बड़े अच्छे से जानते हैं कि अगर ब्यूटी एक पार्ट है लाइफ का तो अगलीनेस भी उतना ही एक रियल पार्ट है, अगलीनेस को भी हमें एक्सेप्ट करना होगा। बट अ चाइल्ड लिविंग इन द कंफर्ट प्रोवाइडेड बाय द पेरेंट्स एक्सेप्ट ओनली ब्यूटी टू बी ट्रू। लेकिन बच्चे जो कि कैसे रहते हैं, उस कंफर्ट में रहते हैं हमेशा, जो कंफर्ट उन्हें अपने पेरेंट्स से मिलता है, एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ वो जीते हैं। तो उनको लगता है कि लाइफ की रियलिटी क्या है, सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी है। तो ये जो डिफरेंस है उनके एक्सपीरियंस में, उनके एक्सपोजर में, बच्चों को उतना एक्सपोजर मिल ही नहीं पाता है, उन्हें सिर्फ अपनी लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस देखते हैं। वो इस रियलिटी को समझ ही नहीं पाते कि अगर हैप्पीनेस है तो सैडनेस भी लाइफ में आएगी, अगर ब्यूटी है तो अगलीनेस भी होगी। तो इस एक्सपोजर को बच्चे नहीं जान पाते, इस एक्सपोजर को वो देख नहीं पाते, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, इसीलिए हर चीज़ को देखने का नज़रिया उनका बिल्कुल डिफरेंट होता है बड़ों के नज़रिए से। तो बच्चों, यहाँ हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको ये चैप्टर, इसके सारे क्वेश्चन और जो इशू इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है, जो एक नज़रिए का डिफरेंस बताया गया है, वो आपको अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम विस्तास बुक का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।